डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स जिनके पास भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसा एक क्वेश्चन पेपर बताऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट होता है। ठीक है, एक सरल सिंपल भाषा में कहूँ तो ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, जहरीला है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पेपर है ये। अगर किसी विद्यार्थी किसी स्टूडेंट ने इस पेपर को कर लिया ना तो वो भाई 80/80 100/100 ही कंप्लीट फोड़ के आएगा पेपर में। ठीक है, वीडियो को लेकिन कंप्लीट वॉच करना है, शर्त ये है। ठीक है, कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स जिनके पास भी मैथ्स है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, एक वीडियो से पूरा का पूरा पेपर आउट कर दूंगा, पूरा का पूरा डिट्टो एज इट इज उतार दूंगा। ठीक है, चलिए, हायर सेकेंडरी परीक्षा उच्च गणित जिनका भी पेपर है भाई वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से 80/80 की तैयारी चल रही है, पूरा का पूरा एज ए टीज उतार दूंगा पेपर में। ठीक है, डिट्टो बहुत ही खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे वो लेके आया हूं। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है लेकिन। ठीक है, शर्त ये है। चलिए, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगी। उस वीडियो को भी आपको जाके जरूर देखना है क्योंकि वो वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा जहरीला है। इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना होगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा उच्च गणित, हायर मैथमेटिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ वर्जन में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद को किए शुरू करते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करके लिखिए। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है साइन इनवर्स साइन 7π/6 का मान। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स इसकी जो मुख्य मान, इसकी जो रेंज होती है, परास या परिसर उसे बोलते हैं, ये बिलोंग करता है किससे, -π/2 से +π/2 इसकी वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 7π/6 दे रखा है जो कि इससे बिलोंग नहीं कर रही है। लेकिन अब हम इसको कैसे भी कैसे करके, यहाँ साइन इनवर्स से साइन इनवर्स से साइन नहीं कट सकता, तो हमें क्या करना है, इस 7π/6 को कैसे भी करके कन्वर्ट करना है और -π/2 से +π/2 में इसकी वैल्यू कैसे भी करके हमको लानी है। चलिए, तो मैं इसका एक तरीका बताता हूँ आपको कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन 180 + थीटा, यानी कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इससे हम इसको चेंज करेंगे। देखिए, इस 7π/6 को क्या मैं पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हो, क्योंकि 7π/6 इससे सोल्व करने से आ जाएगा, क्योंकि 6 का इंटू करेंगे पाई में तो 6π प्लस पाई क्या हो जाएगा, 7π/6। ठीक है, चलिए तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, पाई प्लस π/6 लिख दूंगा और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, ये साइन इनवर्स एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अंदर क्या रहेगा, साइन 7π/6 को मैं लिख रहा हूँ पाई प्लस π/6, इस प्रकार से मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, अब देखिए ये साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन π/6 ये आ जाएगा, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, अब इस साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो -π/6 ये बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 के बीच में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, -π/6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है tan 1 - cot 1 का मान आपको बताना है। तो देखिए, आपने इनके फॉर्मूलेस पढ़े होंगे। देखिए, tan इनवर्स, अब ये tan में काई की वैल्यू है 1, तो ये tan π/4 की वैल्यू है, काई की, tan π/4 की ये वैल्यू है। ठीक है, अब ये माइनस एज इट इज रहेगा। अब कोट में अगर माइनस आए, कोट इनवर्स में माइनस आए तो ये पाई में से माइनस होगा भाई। ठीक है, पाई माइनस ये काई की वैल्यू है कोट इनवर्स में, तो ये कोट इनवर्स में π/4 की वैल्यू है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा और कोट इनवर्स से कोट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे काट दिया है। ठीक है, क्या बचा आपके पास, π/4 माइनस पाई और माइनस का इंटू होगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस π/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अपन लिख लेते हैं। क्या बचेगा, π/4 माइनस
पाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, पाई/4 और पाई/4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई/2 और इसमें से अगर पाई को घटाएं तो -पाई/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, -पाई/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि ए और बी दो उपयुक्त कोटि के अवयव हैं तब ए और बी का आपको ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त क्या होगा। तो देखिए मैं आपको दो चीज़ बता देता हूं कि अगर ए इंटू बी का हमें या तो करना हो डैश और ट्रांसपोज एक ही चीज़ होती है, अगर कोई सा भी लिखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। और अगर ए और बी का आपको इन्वर्स करना हो तो इन दोनों की प्रॉपर्टी भाई ऐसी है कि ये पीछे से होते हैं। कैसे, बी डैश इंटू ए डैश इस प्रकार से होगा ये, और ए बी का इन्वर्स कैसे होगा, पहले बी इन्वर्स होगा और देन ए इन्वर्स होगा। ठीक है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है भाई दोनों के दोनों। ठीक है, तो ए और बी का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त क्या होगा, ए और बी का ट्रांसपोज हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए और पी बी की हमें वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, और पी ए सर्वनिष्ठ बी यानी कि पी ए और बी का हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए पी ए इंटरसेक्शन बी की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखिए अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो एक प्रॉपर्टी होती है भाई, एक फॉर्मूला होता है कि पी और ए और इसका जो ये होता है इंटरसेक्शन, ये होता है PA.PB। ये आप याद रखिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, मेरी बात मान लो। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझते चलिए, बस परीक्षा में यही आना है। ठीक है, चलिए तो PA इंटरसेक्शन B बराबर PA.PB होता है कब, जब A और B स्वतंत्र घटनाएं यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड करनी है, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड करनी है। PA की वैल्यू दे रखी है 0.3, पी बी की वैल्यू दे रखी है 0.4, तो 0.12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 0.12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.12 को हम लिख सकते हैं 0.12 अपॉन, देखिए 0.12 एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ से 0 हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो देखिए कैसे कटेगा ये, इसको हम 2 से काट सकते हैं, 6/50 अगेन 2 से काटेंगे तो 3/25 यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन 3/25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवकल समीकरण dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू में समाकलन गुणांक IF है, इंटीग्रेशन फैक्टर आपको बताना है। भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताऊं, समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर, इसका एक क्वेश्चन आता ही है। ये आपकी होती है रेखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें समाकलन गुणांक हम अब जब मान निकालते हैं तो IF इसका एक फॉर्मूला होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन होता है PDX का, ये इसका फॉर्मूला होता है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आता है एग्जाम में, डायरेक्ट आता है। ठीक है, ई की पावर PDX, तो ई की पावर PDX हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि रेखाएं की दिक् कोज्जाएं LMN हो तो LMN के बीच सही संबंध क्या होगा। ठीक है, देखिए आपकी जो डायरेक्शन कोसाइंस होती है यानी कि दिक् कोज्जाएं होती है, इनका संबंध होता है कि L का जो स्क्वायर होता है वो M का स्क्वायर प्लस N के स्क्वायर के बराबर 1 होता है। ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है। इसमें एक और रिलेशन होता है, मैं आपको बता दूं कि जो आपका कोण बनाती है तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इसका भी मान कितना होता है, इसका भी मान 1 होता है। इसका भी आप खास ध्यान रखें, मोस्ट IMP है भाई। ठीक है, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का बराबर 1, तो कौन सा आंसर, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 7π/6, इसको मैंने सोल्व करके आपको बता दिया है। -π/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, डी ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस कोट इनवर्स -1, इसको भी मैंने विथ सॉल्यूशन बताया है आपको, -π/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इफ A and B are two matrices of suitable order then A B का ट्रांसपोज, तो A B का ट्रांसपोज क्या होगा, B का ट्रांसपोज देन A का ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ A and B are independent event then PA into PA और PB का वैल्यू दे रखा है, हमें PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको विथ सॉल्यूशन बताया है कि 0.3 का 0.4 में इंटू करेंगे और 3/25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इन द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वी वाई बराबर क्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर पी डी एक्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एल एम एन आर। तो देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है। ये ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा जहरीले है भाई, एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। पहला जो क्वेश्चन है, कोई फलन एफ एक्स वाई से डिफाइन है, एक ही होगा, यानी कि आपका कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, एक की मतलब 1 1 एफ से एक्स वाई में डिफाइन है। यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है तब, तो देखिए तब आपका x1 बराबर x2 भी होगा। ठीक है, ये कंडीशन लगती है जब एक ही होता है, यानी कि 1 1 जब आपका फंक्शन होता है, जब एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 होता है, तब x1 बराबर क्या होता है, x2 होता है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि तब x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए कोस इनवर्स x का मुख्य मान, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स x लाई इन। तो देखिए कोस इनवर्स x का मुख्य मान होता है क्या, 0 से पाई, ये होता है इसका मुख्य मान। साथ ही साथ साइन इनवर्स x का भी याद रखिए, -π/2 से +π/2। साथ ही साथ टेन इनवर्स एक्स का भी याद रखिए, -π/2 से +π/2, लेकिन इसमें छोटे वाले कोष्टक आते हैं, मतलब ये इनमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इनका आप खास ध्यान रखिए भाई, प्रिंसिपल वैल्यू का एक क्वेश्चन 100% आना है परीक्षा में। ठीक है, तो कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगी, 0 से पाई। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आव्यू ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन देन ए डैश आपको बताना है। तो देखिए क्या होगा, ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, देखिए अगर आपकी कोई मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर क्या हो, एम इंटू एन हो, तो हम क्या करेंगे, रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दें तो अब आपका निकलता है ट्रांसपोज यानी कि परिवर्तन। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, m इंटू एन दे रखा है तो n इंटू एम हम कर देंगे, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। रो को कॉलम बना देंगे, यानी कि स्तंभ को पंक्ति बना देंगे, और पंक्ति को हम स्तंभ बना देंगे, यानी कि कॉलम को रो बना देंगे। ऐसे आपका परिवर्तन निकलता है। ठीक है, तो n इंटू एम आपका ऑर्डर हो जाएगा, m इंटू एन पहले था और अब क्या हो जाएगा, n इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपका ऑर्डर हो जाएगा n इंटू एम। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोस अंडर रूट एक्स का x के सापेक्ष अवकलज यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोस अंडर रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी। तो देखिए कोस अंडर रूट एक्स का हमें करना है अवकलन, तो कोस अंडर रूट एक्स का सबसे पहले करेंगे तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन अंडर रूट एक्स एज इट इज रहेगा। अब एक्स अंडर रूट एक्स जो है इसका अगेन होगा, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चेन रूल से इसको मैंने सोल्व किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि फलन f ऑफ एक्स वाई में आच्छादक फलन हो, यानी कि कौन सा हो, ऑन टू हो, तो उसके लिए से प्रांत यानी कि कोडोमेन का मान परिसर के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका कोई भी सेट है ए और ये कोई सा सेट है बी। ठीक है, अब से प्रांत जो होता है, ये से प्रांत ये वाला होता है। ठीक है, बी जो सेट है इसको हम से प्रांत कहेंगे, और जो ए होता है वो डोमेन होता है। और परास यानी कि रेंज क्या होती है, जिसमें से प्रांत को तीर लगते हैं, जिसका संबंध होता है उसे कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं हम परास। ठीक है, अगर बी में कोई भी एलिमेंट ना छूटे तो उसे कहते हैं हम आच्छादक फलन यानी कि ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू कब, जब यहाँ पे कोई भी नहीं छूटेगा, तो ये जो सेट है ये क्या हो जाएगा, ये ही रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो से प्रांत है आपका ये रेंज के बराबर हो जाएगा, तो से प्रांत का मान परिसर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सदिश a बराबर 2i + 3j + k के अनुदिश मात्रक सदिश। भाई यूनिट वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में ऑलरेडी आ चुका है, आप ये मान लो। ठीक है, तो सदिश aij ये आपका दे रखा है, तो देखिए इसके अनुदिश मात्रक सदिश क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर अपॉन में उसके मोड यानी कि उसके मैग्नीट्यूड का अगर हम डिवाइड कर दें तो ये होता है आपका कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर यानी कि मात्रक सदिश। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे मोड ऑफ ए, इस वाले वेक्टर का हम परिमाण निकालेंगे यानी कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, x² + y² + z² होता है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 4 13 और 1 14, यानी कि अंडर रूट 14
14 आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मात्रक सदिश कैसे निकलेगा, तो आपका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मात्रक सदिश का फॉर्मूला होता है सदिश ए बटे उसका परिमाण में उसका भाग लगा दो। सदिश ए क्या दे रखा है, 2i प्लस 3j प्लस के, और इसका परिमाण क्या है, इसका परिमाण आया अभी अपन ने निकाला तो √14। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 2i प्लस 3j प्लस के अपॉन √14, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अवयव ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि ए बी बराबर बी ए क्या होगा। तो देखिए, अगर ए बी बराबर बी ए बराबर तत्समक अवयव आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ये वाला। ठीक है, ये आई, इसमें क्या होता है, एक जो आपकी रो होती है, एक जो विकर्ण होता है, ये 1 1 होता है। जैसे कि अगर 3 × 3 का मैं आपको बनाऊं, 3 × 3 का इस प्रकार से, तो 1 1 1 और बाकी एलिमेंट्स 0 होंगे। ठीक है, ये होता है अपना कौन सा, तत्समक अवयव, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर कोई दो अवयव व्युत्क्रम हो यानी कि इन्वर्स हो एक दूसरे के, तो ए बी का इंटू करें बराबर आता है बी ए का, और बराबर ये आता है आई यानी कि तत्समक अवयव इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये बराबर आता है। ठीक है, तो आई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए, या फिर आपको इसमें यह भी लिख सकते हैं कि तत्समक अवयव या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई आप लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसका आप खास ध्यान रखिए, मोस्ट आईएमपी। ठीक है, तो आप इसमें आई लिख सकते हैं, आई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से आपके कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको बता दिए हैं, विद सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई इंटीग्रेशन की जोड़ी मतलब जहर। भाई सारी की सारी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कीजिए, एक कितने आपके 6 से 7 नंबर जोड़ी में आते हैं। भाई सारे के सारे 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए, क्योंकि समाकलन के फॉर्मूले आपके आते हैं परीक्षा में 100%। ठीक है, चलिए तो मैं इनके सॉल्यूशंस आपको बता देता हूँ। चलिए, पहला जो फॉर्मूला है वो दे रखा है आपका dx/1/x² प्लस a²। ठीक है, तो 1/a² प्लस x² ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो log माइनस log cos x भी इसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस log cos x प्लस c, ये भी इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए तो tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log sec x इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए dx/a² माइनस x², इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस x/a माइनस x, यानी कि ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है x × e⁻x, ये आइलेट रूल से अपन सोल्व करेंगे। तो आइलेट रूल से इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है dx/x² माइनस a², देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले जहर है भाई। sin² x का हम इंटीग्रेशन करें, sin² x को फॉर्मूला हाफ एंगल में चेंज करके इसका समाकलन अगर करें, इसका इंटीग्रेशन अगर करें, तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा 1/2x माइनस 1/2 sin 2x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी मैच द कॉलम हो जाएगी। आप इनके फॉर्मूले को याद कीजिए। अब खास ध्यान रखिए भाई, समाकलन आना ही है परीक्षा में। ठीक है, इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए, प्रत्येक शब्द का एक वाक्य में उत्तर लिखिए, राइट 1 वर्ड सेंटेंस फॉर ईच। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता और यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखिए इनका। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि m × n एक वर्ग अवयव है तो m और n के मध्य आपको संबंध बताना है। ठीक है, चलिए तो दूसरे क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। ठीक है, m × n क्या होगा, m बराबर n होगा। ठीक है, वर्ग अवयव होने के लिए कंडीशन आपको फॉलो करनी चाहिए कि ऑर्डर बराबर क्या होनी चाहिए, ऑर्डर बराबर आपका रो होना चाहिए वर्ग अवयव में। ठीक है, m बराबर n होना चाहिए। चलिए, सारणी का आपको मान बताना है। देखिए, सारणी को किस प्रकार से सोल्व करते हैं आप याद रखिए। देखिए, कोस थीटा का कोस थीटा में इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस सूत्र का आएगा और फिर माइनस आएगा इस वाले का। ठीक है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इसमें आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर पाई, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। x का हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस y का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, बराबर पाई का अवकलन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट संख्या है। देखिए dy बाई डी एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है dx अपॉन dy प्लस एक्स बराबर कोस वाई में स्वतंत्र चल लिखिए। देखिए ये जो अवकल समीकरण है ना आपकी dx अपॉन dy, इस बार पलट के दिया है, हर बार देता है dy बाई dx, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आता है px बराबर इधर होता है y, ठीक है। इस वाली जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी रेखिक अवकलन समीकरण है, इसमें स्वतंत्र चर कौन सा है, तो इसमें स्वतंत्र चर है आपका y, ठीक है। और आश्रित चर कौन सा है, आश्रित चर होगा इसमें x, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवकल समीकरण d की घात 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन एक्स की कोटि लिखिए। कोटि मतलब क्या होता है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है इसका, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। कोटि इसकी है 4, क्या है, क्योंकि मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएशन होता है उसकी उतनी ही ऑर्डर होती है, उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 4। अगर यहाँ पे घात पूछता यानी कि वैल्यू पूछता घात की, ठीक है, डिग्री पूछता अगर घात, तो मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन है उसकी पावर को ही हम क्या कहते हैं घात कहते हैं। तो अगर यहाँ पे d4 अगर ये घात पूछता तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 1 आ जाता, ठीक है। ऑर्डर तो है इसका 4 और डिग्री क्या है 1, तो यहाँ पे लेकिन उसने कोटि ही पूछी है, तो कोटि आपका 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस एक्स का अंतराल 0 से पाई के मध्य किस प्रकार का फलन है, वर्धमान फलन है या हास्यमान फलन है, यानी कि जो कोस एक्स है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी अंतराल में कौन सा, कोस एक्स 0 से पाई में। चलिए कोस एक्स का आप ग्राफ से सोल्व कर सकते हैं इसको। देखिए कोस एक्स का ग्राफ इस प्रकार से चलता है भाई, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 0, यहाँ पे होता है पाई बाई 2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2, ठीक है, 270 और यहाँ पे होता है आपका 2 पाई। अब देखिए इसने कहाँ से कहाँ तक पूछा है, इसने पूछा है 0 से पाई तक। तो देखिए यहाँ है आपका 0 से 0 हुआ और पाई तक ये इसकी वैल्यू क्या हुई, ये गिर गया ग्राफ, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 0 से पाई तक ये कैसा फंक्शन होगा, 0 से पाई तक ये होगा हास्यमान यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर ये पूछता पाई से 2 पाई तक, देखिए आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है ग्राफ, ठीक है। तो पाई से अगर 2 पाई पूछता तो ये इंक्रीजिंग हो जाता, लेकिन इसने पूछा है 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि ग्राफ लगातार घट रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा फंक्शन है ये आपका हास्यमान यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्य असत्य आपको लिखना है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, यदि किसी सारणिक में कोई 2 स्तंभ के अवयव समान हो तो सारणिक का मान 0 होगा, यानी कि इफ 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। बिल्कुल सही बात है, सत्य है। अगर किसी मैट्रिक्स में किसी 2 स्तंभ के मान अगर सेम हो जाए, ठीक है, 2 स्तंभ के मान अगर सेम हो जाए तो उस मैट्रिक्स की उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है 0, उसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है ये, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ट्रू, यानी कि 37 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फलन f(x) अंतराल I में वर्धमान फलन होगा जबकि x1 छोटा है x2 से और f(x1) बड़ा है f(x2) से। नहीं, गलत बात है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर x1 तो छोटा हो x2 से, ठीक है, और अगर f ऑफ x1 यानी कि इसका अवकलन f ऑफ x2 से बड़ा हो तो ये होगा आपका कैसा फंक्शन, ये होगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि हास्यमान फलन, ठीक है। क्या होगा,
हास्यमान फलन, ठीक है। और अगर इसका उल्टा हो कि ये इससे बड़ा हो और ये इससे छोटा हो तो ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि वर्धमान फलन। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि एफ ऑफ x1 बड़ा है एफ ऑफ x2 से, तो ये गलत बात हो जाएगी यानी कि फॉल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो कंडीशन है ये लगती है आपकी डिक्रीजिंग फंक्शन में यानी कि हास्यमान फलन में ये कंडीशन लगती है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, फॉल्स, यानी कि असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि घटनाओं ए व बी के लिए ए सबसेट हो बी का तो पी ए अपॉन बी बराबर पी ए। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर ए सबसेट हो बी का तो एक कंडीशन लगती है अपनी कि पी ए अपॉन बी, ये पी ए अपॉन बी क्या होता है, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू आ सकता है पी ए के, लेकिन कभी भी ये छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल दे रखा है तो बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो ट्रू यानी कि सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि ए बराबर के बी तो ए बी संरेख सदिश होंगे। इफ ए बराबर के बी देन ए और बी आर कोलिनियर। बिल्कुल सही बात है। अगर कॉन्स्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल ये संरेख सदिश हो जाएंगे, कोलिनियर सदिश हो जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। समान परिमाण वाले दो सदिश सदैव समान सदिश होते हैं। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी तो सेम होनी चाहिए भाई, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन डायरेक्शन भी सेम होनी ही चाहिए। समान परिमाण वाले दो सदिश सदैव समान, सदैव नहीं, देखिए सदैव वर्ड उसने लिख दिया ऑलवेज। अगर ये बोलता समान सदिश होते हैं, हाँ हो सकते हैं, लेकिन सदैव नहीं हो सकते। डायरेक्शन अगर बराबर होगी तो ही ये इक्वल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम यहाँ पे फॉल्स मानेंगे, ठीक है। असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक फलन दे रखा है, एफ ऑफ एन टू एन में डिफाइन है, तो फलन एक एक ही तथा अज्ञात है नहीं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे कौन कौन से हम ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो देखिए एक का एक से संबंध हो रहा है तो बिल्कुल ये एक एक ही तो है, 1 1 तो है, लेकिन जो ये 2 है, ये जो 5 है, ये जो 3 है, इन विचारों का क्या, ये तो रहेगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये अगर ऐसे ही रह गए तो ये आच्छादक नहीं होगा। तो ये अगर क्या होगा, ये एक एक ही तो होगा लेकिन आच्छादक ये नहीं होगा। ये 1 1 तो होगा लेकिन इनटू नहीं होगा, ठीक है। 1 1 ऑन 2 नहीं होगा ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस विथ सॉल्यूशन मैंने बता दिए हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए हों तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए क्वेश्चंस भाई इतने जहरीले हैं, ये परीक्षा में आने ही है, ठीक है। इनका आप खास ध्यान रखिए। दिखाइए कि समुच्चय 1 2 3 में प्रदत्त संबंध R1 2 2 1 एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये स्वतुल्य नहीं है, ये सम्मित संबंध है, ठीक है। सममित संबंध क्या होता है आपका, सम्मित संबंध होता है कि अगर ए का बी से संबंध है तो बी का ए से संबंध होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 का 2 से संबंध है तो 2 का 1 से संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य के लिए जरूरी होता कि अगर इसमें 1 1 होता, अगर 2 2 होता, अगर मान लो 3 3 होता तो ये स्वतुल्य होता, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए स्वतुल्य में। तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दिखाइए कि वास्तविक बिल्कुल आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। इस फॉर्मूले से आप सोल्व इसको कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कोट इनवर्स √x² - 1 को सरलता रूप में बिल्कुल आप x की जगह tan थीटा या फिर sec थीटा पुट करके आप इसको कर सकते हैं। मैट्रिक्स का यह क्वेश्चन है, XY ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप कर सकते हैं बिल्कुल इसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से आप कर लीजिए, बिल्कुल, यानी कि विलोपन विधि से आप कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 3a - 2b का मान ज्ञात करना है। देखिए 3 का इस सम में इंटू कर लो और फिर इससे इसमें घटा दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। e√x का x के सापेक्ष अवकलन। देखिए सबसे पहले तो हम करेंगे e की पावर √x का, तो क्या हो जाएगा, e की पावर √x हो जाएगा। फिर √x का एक बार और होगा
तो 2√x 1/2√x ये वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए log cos x का अवकलन, तो देखिए log का अवकलन क्या होता है, log का अवकलन होता है 1/cos x। ठीक है, x इसका थीटा है तो 1/cos x, cos x का फिर से करेंगे तो माइनस साइन x। ठीक है, साइन x अपॉन cos x क्या होता है, 10x होता है, तो माइनस 10x इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, माइनस 10x ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से। दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 3x + 2 r पर वर्तमान फलन है। डिफरेंशिएशन इसका करके आप सोल्व कर सकते हैं, मोस्ट इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई सारे के सारे क्वेश्चन। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष याद कीजिए जब r बराबर 7 सेंटीमीटर हो। बिल्कुल इजी है। देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, a बराबर होता है πr²। अगर हम इसका r के सापेक्ष यानी कि r के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या आ जाएगा, ये 2πr आ जाएगा। ठीक है, अब हम r की वैल्यू रख देंगे, r की वैल्यू है 7, तो 7 दूनी 14, 14 पाई सेंटीमीटर² अपॉन सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग वाला ये चैप्टर है मोस्ट आईएमपी। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला अगर याद हो, बुलबुले का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ इसमें स्फेयर लगेगा, क्योंकि बुलबुला एक गोले के आकार का होता है, तो गोले का आयतन 4/3 πr³ लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, यानी कि आपको इसमें dr/dt की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितनी, 0.2। ठीक है, इसकी परिधि की वृद्धि में, परिधि क्या होती है, 2πr होती है परिधि, यानी कि इसको c से दर्शाते हैं, सर्क्यूमस्टांस। ठीक है, तो इसका हम t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर दें तो फिर आप r की वैल्यू रख के इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समाकलन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। समाकलन साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x आपको पता है क्या होता है, π/2 होता है। π/2 का हमें समाकलन करना है। π/2 एक कांस्टेंट संख्या है, बाहर आ जाएगी। 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो π/2 x + c इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए x 1 - x इंटू √x, तो √x का पहले दोनों में इंटू कीजिए, फिर अलग अलग इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -3 2 ये वाला कर सकते हैं आप, बिल्कुल ईजी है। 3 समकोणिक अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है कि x अक्ष की दिक् कोसाइन क्या होती है, 1 0 0 होती है। y अक्ष की क्या होती है, 0 1 0 होती है। z अक्ष की क्या होती है, 0 0 1 होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सदिश a बराबर दे रखा है और b बराबर दे रखा है प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमें a का b पर ज्ञात करना हो तो a.b तो हम करेंगे ऊपर, और बटे में जिस पर ज्ञात करना हो, तो यहाँ पे दे रखा है b पर, तो उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, और अगर ये बोलता a पर, तो a पर क्या जाता, a.b तो ऊपर करते ही सरी, और नीचे क्या जाता, mod a यानी कि a का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाता। जिस पर बोला जाता है उसको नीचे रख दो, बस ये है इसका खेल। ठीक है, चलिए इसके और का जो क्वेश्चन है, यदि a बराबर ये दे रखा है, b बराबर ये, तो a - b आप करके इसका मोड निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। इसके अनुदिश आपको मात्रक सदिश निकालना है पहले। ठीक है, मात्रक सदिश मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सदिश a में उसके परिमाण का भाग दें तो क्या आ जाएगा, मात्रक सदिश, देन इसमें 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्रफल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि π/a होता है दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्रफल, तो पाई इंटू a का मान क्या है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 और b 9 का क्यूब, क्या 9 का जो स्क्वायर होता है वो काय का होता है, 3 का, तो 3 × 2 यानी कि 6 पाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको सोल्व करना है इसको समाकलन से। ठीक है, चलिए y² बराबर 4x एवं x बराबर 3 से घिरा क्षेत्रफल। देखिए पैराबोला की इक्वेशन है, ये परवलय की इक्वेशन है। y बराबर 4x इस प्रकार से बनेगा, x बराबर 3 एक लाइन होगी, तो आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वाला आप एरिया कैलकुलेट करके समाकलन से बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे। चलिए अवकल समीकरण ये वाला आप हल कर सकते हैं। ये वेरिएबल सेपरेशन से होगा, यानी कि चरों का पृथक्करण आपने पढ़ा होगा, उससे ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी बैंक की वृद्धि, ये वाला भी आप कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रेखीय प्रोग्रामन से क्वेश्चन पूछा गया है, आपका जो ग्राफ वाला मेथड है। ठीक है, ये वाला आप कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 को 3 बार उछाला जाता है, आईएमपी क्वेश्चन है। यदि PA बराबर 6/11, PB बराबर 5/11, तो PA यूनियन B। तो देखिए PA/B का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। PA/B का क्या फॉर्मूला होता है, PA/B/PB, ये आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, PA/B नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे यूनियन दे रखा है। तो देखिए PA/B का फॉर्मूला होता है
पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, इससे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे, देन इसका पी ए अपॉन बी आपको फाइंड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारणिकों के गुणधर्म लगा के ये आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। C1 माइनस C2 ऐसे करके कुछ भी ये आप सोल्व कर सकते हैं। IMP क्वेश्चन है। फलन सातत्यता की जांच कंटिन्यूअस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सारे के सारे क्वेश्चंस लॉग कोस एक्स का अवकलन करना है आपको, लॉग लेके हो जाएगा ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आइलेट रूल से इसको सोल्व कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये आइलेट रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। साइन 3x इंटू कोस 4x, यहाँ पे फॉर्मूला का खेल है। 1/2 का क्या करेंगे हम, इंटू करेंगे और 1/2 का डिवाइड करेंगे, तो साइन 3x इंटू कोस 4x साइन, अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, और ये इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। 3D वाले चैप्टर से दे रखा है आपका क्वेश्चन, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला होता है, लंब का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई गणित का मैंने कंप्लीट पेपर आपको बता दिया है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया और आपने एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लिया, तो भाई आप 100% नंबर प्राप्त कर पाओगे परीक्षा में, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। गारंटी है ये, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस जहरीले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, ठीक है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।